नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 27 सितंबर 2025 शनिवार। आज का पहला खबर, आवाज नीचे, यूएन अधिकारी हो महाराज नहीं। भारत के वीटो पर आपत्ति जताने पर जयशंकर ने दिखाया अपना रौद्र रूप। दुनिया के सबसे बड़े मंच में एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इन दिनों दो लोगों की बातें संयुक्त राष्ट्र में सुर्खियां बन रही है। सोचिए जरा, यूनाइटेड नेशन के मंच पर एक तरफ खड़े नजर आए तुर्की के प्रतिनिधि तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे। ये सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं रहा बल्कि सऊदी अरब भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया और यही से भारत को दोस्ती और कूटनीति में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने सभी को चौंका दिया। तुर्की ने कहा कि भारत अभी वीटो पावर के लायक नहीं है। फिर क्या था, जयशंकर ने ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि न्यूयॉर्क में ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रच दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। पहले ओम शांति ओम बोला, फिर यूएन में इजराइल का किया खुला समर्थन। सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने दुनिया को चौंकाया। एस जयशंकर ने केवल 2 दिनों में 12 देशों के विदेश मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया। दरअसल काफी समय से ये बात चल रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। माहौल फिलहाल बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांत पड़े माहौल की आग में घी डालने का काम खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया। उन्होंने साफ कह दिया कि 1947 के पुराने पड़ चुकी व्यवस्था को बदला जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान वैश्विक वास्तविकता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बहुत समर्थक हैं, जिसमें भारत बहुपक्षीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में उभर रहा है। जैसे ही भारत की स्थायी व्यवस्था की बात आगे बढ़ी तो तुर्की ने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन एक सोची समझी चाल के तहत इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने यूएन के 80वें शर्त के दौरान अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने भारत को सलाम देते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा यूएन के प्रस्तावों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। इसके बाद जयशंकर ने तुर्की को वो आईना दिखाया जिसे वो शायद ही कभी देखना चाहता होगा। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि तुर्की में महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर चुनौतियां रही है। उन्होंने साफ कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले तुर्की को खुद के गिरबान में झांक लेना चाहिए। नंबर 2 में बाढ़ प्रभावित 3 राज्यों को बड़ी राहत। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी। 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम किसान की 21वीं इंस्टॉलमेंट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है। इन 3 राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर किस्त की राशि जल्दी जारी की गई है। सरकार ने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। 27 लाख से अधिक किसानों को लाभ। यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है, क्योंकि इन राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों को तीनों राज्यों में 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2000 रुपए की किस्त किसानों को तत्काल घरेलू जरूरतों को पूरा करने, अगले बुदाई चक्र के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने के लिए उनका आत्मविश्वास बहाल करने में मदद करेगी। नंबर 3 पर लह हिंसा पर सरकार के बयान। सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाया पर वांगचुक ने दी प्रतिक्रिया। सारा दोष ही मुझ पर मढ़ दिया, जबकि सोनम वांगचुक ने विदेशी फंडिंग पर भी दिया जवाब। खबर है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इस एक्शन के लेकर वांगचुक का कहना है कि अकेले उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा गया कि राज्य का दर्जा देने को लेकर
मेरी मांग सबसे ज्यादा मुखर थी। लद्दाख के मशहूर एक्टिविटी सोनम वांगचुक फिलहाल हिंसा के लिए उकसाने के आरोप से चर्चा में है। सोनम वांगचुक ने एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, खबर है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इस एक्शन को लेकर वांगचुक का कहना है कि अकेले उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा गया कि राज्य का दर्जा देने को लेकर मेरी मांग सबसे ज्यादा मुखर थी, इसके चलते ही मुझे टारगेट किया जा रहा है। नंबर 4 पर आसमान में आखिरी उड़ान, 62 साल दुश्मनों को कंपाने वाला योद्धा मिग-21 रिटायर, अब तेजस संभालेगा कमान। भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय आज समाप्त हो गया। 6 दशकों तक भारतीय आसमान की रक्षा करने वाला, दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने वाला और ना जाने कितने योद्धों का गवाह रहा लड़ाकू विमान मिग-21 आज रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस पर हुए एक भव्य समारोह में इस सुपरसोनिक योद्धा को आखिरी विदाई दी गई। यह वही विमान है जिसने 1965 से लेकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हर जंग में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 5 पर मैं बाहर आ गया हूं, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत गोसाल ने दी धमकी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गुरपतबंद सिंह पन्नू के करीबी खालिस्तान समर्थक इंद्रजीत सिंह गोसाल को जमानत मिल गई है। वकीलों, रिपोर्टर्स जेल से बाहर आते ही उन्होंने भारत को धमकी दी है। एक वीडियो में उसने कहा, भारत मैं बाहर आ गया हूं, गुरपतबंद सिंह पन्नू को समर्थन देने और खालिस्तान रेफरेंडम आयोजित करने के लिए। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। नंबर 6 में नेपाल में घटाई गई वोट करने की उम्र, अब 16 वर्ष के युवा भी कर सकेंगे मतदान। नेपाल की अंतरिक्ष प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश को संबोधित करते हुए चुनाव के लिए मतदान के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन के बाद मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। साथ ही मतदाता नामावली संकलन की समय सीमा 1 महीना बढ़ा दी गई है। नंबर 7 में एआई से होने वाले बदलाव 90 के दशक के अंत में आई इंटरनेट क्रांति के जैसा है, एक्सपर्ट का कहना है। मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट इंडियन मोबाट ने कहा है कि एआई के जरिए हो रहे बदलाव 1990 के दशक में इंटरनेट आने के बाद आई क्रांति के जैसा है। वकीलों मोबाट, भारत इससे बच सकता है लेकिन निकट भविष्य में मुश्किल है। गोल्ड पर उन्होंने कहा, सोना बड़ी मूर्खता वाली संपत्ति है, इससे ना कोई डिविडेंड मिलता है ना कोई नकदी प्रवाह। नंबर 8 में उत्तर भारत को मिलेगा सिंधु जल का गिफ्ट, इस प्लान पर काम कर रही है सरकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर भारत के राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा व पंजाब तक जल पहुंचाने के लिए सरकार ने सिंधु और ब्यास नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण होगा। वकीलों रिपोर्ट्स, इस प्रोजेक्ट में अनुमानित 4000 से 5000 करोड़ का खर्चा आ सकता है, जिसे लोकसभा चुनाव 2029 से पहले पूरा किया जाएगा। नंबर 9 में जुबिन गर्ग के मैनेजर के घर एसआईटी की छापेमारी, सिंगर के निधन से जुड़ा है मामला। जुबिन गर्ग के मैनेजर और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने वाले श्याम कानू के घर पर एसआईटी की टीम ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में क्या सबूत हाथ लगे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि इस मामले में एसआईटी की जांच होगी और आज 25 सितंबर को एसआईटी की टीम ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर छापेमारी की। इसके अलावा सिंगापुर में जिस नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए जुबिन गए थे, उसके ऑर्गेनाइजर श्याम कानू के घर पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो सीआईडी अधिकारियों की टीम गुरुवार की सुबह सिद्धार्थ के घर पर पहुंच गई थी और करीब 2 घंटे तक 3 मंजिला घर के बाहर तैनात रही। इस घर में सिद्धार्थ शर्मा और उनका परिवार साल 2019 से रह रहा है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी की गई और करीब 1 घंटे तक उनके घर पर तलाशी ली गई। हालांकि उनके घर में क्या सबूत मिले, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नंबर 10 में 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की जंग। 17 सीजन में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, आंकड़ों में कौन भारी। साल 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया। इसके बाद एशिया कप के अब तक 17 सीजन हुए। 1984 से लेकर 2025 के बीच 41 सालों का फासला है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि भारत पाकिस्तान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में फाइनल में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यानी कुल मिलाकर यह इस टूर्नामेंट के लिहाज से ऐतिहासिक लम्हा है। आज के लिए बस खबर इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।